नॉर्दर्न टेरिटरीज का ड्यूक कैल्विन गुस्से से ईडिथ का लेटर डेस्क पर मार के डाला। यह मेरी बेइज्जत बेटी, वो फ्यूरी में चिल्लाया। ड्यूक कैल्विन ने एक ग्लास कप उठाया जो काफी महंगा था और सोचा था उसे जमीन पर फेंक देगा, लेकिन बीच में ही रुक गया। वो कप फाइन क्रिस्टल ग्लास का बना हुआ था, लगभग 3 सोने का था, और ऐसे महंगी चीज को तोड़ने का मन नहीं बना। थोड़ी देर के लिए सोचने के बाद उसने अपना हाथ धीरे से वापस खींच लिया और कप को फिर से टेबल पर रख दिया। उसे कभी यह नहीं लगा था कि किंग रोलैंड सीधे सारे नोबल्स के अधिकार छीन लेगा। जो चीज उसे और भी ज्यादा शॉक कर गई थी वो यह थी कि उसकी बेटी, जो हमेशा उसके लिए फायदे की बात करती थी, उसने बिना किसी झिझक के उसके सब कंडीशंस को मान लिया था और यह भी कहा था कि ड्यूक कैल्विन को रियलिटी को समझना चाहिए और जिद नहीं करनी चाहिए। क्या यह सच में उसकी बेटी थी? कैल्विन का दिमाग घंटी की तरह दर्द कर रहा था। अगर वो किंग के हुक्म को मानता तो नॉर्दर्न टेरिटरी का कंट्रोल उसके हाथ से चला जाता। अभी थोड़ी देर पहले ही उसने एच और लाइजर फैमिली से डील की थी। सोच रहा था कि अब पूरा टेरिटरी उसके कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन अब लग रहा था कि वो फिर से शुरू हो गया है। पर अगर वो किंग के हुक्म को नहीं मानता तो क्या होता? एडिथ ने लेटर में सब कुछ लिखा था। वो जो लिख रही थी वो उसकी पारिवारिक टोन थी, और कैल्विन को बिल्कुल दिखता था कि जब वो यह लिख रही थी तो उसके चेहरे पर एक छिपी हुई मुस्कान थी। जब भी एडिथ अपनी हार के बारे में बात करती थी वो हमेशा अपनी किस्मत को बहुत शांति से बयान करती थी। एडिथ ने लिखा था कि वो खुद हमेशा के लिए कैद कर दिए जाएंगे और कैल्विन का किस्मत उससे भी बुरा होगा। उसने कैल्विन से सवाल भी किया था। पूछा था, तुम्हें लगता है कि छोटे प्रिंस कैसे एक ड्यूक की बेटी को ट्रीट करेगा जो खुद को डिफेंड नहीं कर सकती? एडिथ आसानी से सैकड़ों अपमानजनक तरीके लिस्ट कर सकती थी जो किसी भी मर्द को एक्साइट करने के लिए काफी होते। शायद जब फोर्थ प्रिंस उसे बोर कर देगा तो वो उसे छोड़ देगा। कौन जाने रोलैंड उसे कहां भेज देगा और कैल्विन को अपनी बेटी हमेशा के लिए खो देनी पड़ेगी। जितना ज्यादा कैल्विन ने यह लेटर पढ़ा उतना ही ज्यादा वो गुस्सा होता गया, और जो सबसे ज्यादा उसे जलन थी वो यह थी कि एडिथ ने उसे धमकी दी थी, कहकर कि कैल्विन और उसके नाइट्स रोलैंड की सेना के सामने आधा दिन भी नहीं टिक पाते। उसे अपनी बेटी के चेहरे का एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा था जब उसने यह लेटर लिखा था। उसकी आवाज थोड़ी ओवर द टॉप थी, लेकिन कैल्विन इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। फोर्थ प्रिंस की बदनाम शोहरत के बारे में सुन रखा था उसने, और उन सोचों के साथ ड्यूक धीरे धीरे शांत होता गया। ईडिथ ने अपने लेटर में बॉर्डर टाउन की कंडीशंस के बारे में भी लिखा था। वहां के हथियार, टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक सिस्टम के बारे में कुछ इंसाइट्स दिए थे, और आखिरकार उसने यह भी सजेस्ट किया था कि कैल्विन अपने महाराज को एक फॉर्मल लेटर भेजे, नॉर्दर्न टेरिटरी की तरफ से अपनी समर्पण की भावना व्यक्त करते हुए। कैल्विन ने गहरी सांस ली और ध्यान से लेटर को रखा, फिर एक नई खाली कागज की पट्टी फैलाई। एडिथ ने अपनी सोच और फैसला कर लिया था, तो उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वह उसकी प्लानिंग पर भरोसा करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था, और किंग रोलैंड को एक ईमानदार और समर्पित लेटर लिखना ही था जिसमें वह नए रॉयल कैपिटल की तरफ अपनी वफादारी व्यक्त करेगा। लेकिन एक ड्यूक होने के नाते उसे अपनी जिंदगी का एक आखिरी कोशिश करनी थी, अपने परिवार के हित में। अगर वो अपनी और एडिथ की फैमिली के बीच गरीब बंधन बना सकता तो कैल्विन को कुछ सुकून मिल सकता था। मान लो अगर वो अपनी बेटी को रानी बना दे तो शायद इससे उनके परिवार का स्थिर और मजबूत रिश्ता बन सके। इसी सोच में ड्रैगन फॉल रिज में एक शेल ने शहर की दीवार को छू लिया। कमांडर एक्स अपने बिनोकुलर से देखता हुआ देखता है कि शहर की पत्थर की दीवार पर एक बड़े दरार का नशा हो गया है। 152 मिलीमीटर का नेवल आर्टिलरी अब शहर के गेट और नॉर्दर्न वॉल को तोड़ चुका था। अब वो बस आखिरी प्रवेश रास्ता बंद कर रहे थे जिससे एक पूरी स्केल की हमला शुरू हो सके। टॉप लुकआउट पोस्ट पर एक सिपाही ने चिल्लाते हुए कहा, शहर के गेट पर कुछ मूवमेंट है, लगता है वो घोड़ों और नाइट्स जमा कर रहे हैं। वेनर पास आकर पूछता है, क्या हमें नेवल गन्स का एम एडजस्ट करना चाहिए? एक्स ने अपना सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं, मुझे नाइट्स के सामने आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसने स्पीयर की तरफ मुड़कर कहा, इस चार्ज के बाद शायद टेरिटरी में बहुत कम नाइट्स बचें। स्पीयर शांति से जवाब देता है, जब उन्होंने अपने भाई के साथ खड़ा होने का फैसला किया तो उन्हें यह सब समझना था। स्पीयर ने शांति से जवाब दिया, जब उन्होंने अपने भाई के साथ खड़ा होने का फैसला किया तो ये लोग अब उसके नाइट्स नहीं रहे, उन्हें अपनी धोखे की सजा भुगतनी पड़ेगी। एक्स ने सिर हिलाकर उसकी बात काफी समझ ली, लेकिन उसने थोड़ा रुककर एक और सवाल किया, रेडविन के साथ तुम क्या करोगे? उसके महाराज ने एक कॉन्फिडेंशियल लेटर में यह लिखा था
कि ड्रैगन फॉल रिज के सारे वो रेबल्स जो अब तक उठ के खड़े हो गए थे नेवर विंटर भेज दिए जाएं, बस मिस स्पीयर के रिश्तेदार को छोड़ के। लेकिन रेडविन को रोलैंड ने स्पीयर के फैसले पर छोड़ दिया था। स्पीयर के चेहरे पर एक छोटी सी झिझक दिखाई दी, जैसे उसने अभी तक अपना फैसला नहीं लिया हो। पर एक्स ने उससे ज्यादा दबाव नहीं डाला और अपना ध्यान वापस लुकआउट पोस्ट पर लगा दिया, जहां एक ऑब्जर्वर ने अचानक चिल्लाते हुए कहा, दुश्मन आ रहा है। एक ग्रुप पूरी तरह से उजड़ चुके नाइट्स का टूट चुके शहर के गेट से बाहर निकल रहा है, घोड़े पर सवार हैं। अगर ड्यूक रायन का बॉर्डर टाउन पर 1 साल पहले का हमला थोड़ा सा थ्रेट बना सकता था, तो अब वो लोग बिल्कुल भी किसी टकराव के लायक नहीं थे। पहला आर्मी अब पूरी तरह से तैयार था। वैनगार्ड गार्ड बटालियन डॉक पर पहले से ही तैयार थी। 3 स्क्वाड्स में विभाजित होकर हर स्क्वाड एक एक ब्रीच की तरफ भाग रही थी। हर स्क्वाड के पास बोल्ट एक्शन राइफल्स और 2 हैवी मशीन गन्स थे। जल्द ही ड्रैगन फॉल रिज को दोबारा से जीतने की लड़ाई शुरू हो गई थी। 1 घंटे के भीतर यह बैटल खत्म हो गई थी। पहला आर्मी ने कासल पर काबू पा लिया था और चर्च का कुछ पता नहीं था। चैपल में जो भी सप्लाईज थीं वो बिल्कुल निकाल ली गई थीं और प्रीस्ट का कहीं पता नहीं था। नोबल्स को बंदी बना लिया गया और उन्हें कैप्टिविटी की तरफ ले जाया गया। जब सोल्जर्स बेडरूम में गए तो उन्होंने रेडविन को पकड़ लिया, जो अभी भी जोर से चीख रहा था और अपने आप को ड्रैगन फॉल रिज का लॉर्ड कहकर ट्रीट करने की मांग कर रहा था। स्पीयर ने अपने छोटे भाई को देखा, कुछ देर के लिए चुप रहीं, फिर आखिरकार बोली, रेडविन को लॉर्ड होने का क्या फायदा है? न वो और न हमारे तीसरे भाई को राजनीति समझ आती है, न ही उन्हें व्यवसाय के बारे में कोई ज्ञान है। अगर रेडविन ये पोजीशन भी बैठता तो बस अपनी ताकत दूसरे वैसल्स और मिनिस्टर्स को दे रहा है। फिर उसने सोचा, क्यों रेडविन अपनी बहन पर विश्वास कम करता है जबकि एक बाहरी व्यक्ति पर ज्यादा? रेडविन ने गुस्से में आकर चिल्लाते हुए कहा, तू एक विच है। तुम तो बस अपने पिता के द्वारा अपनाई गई एक अनाथ हो। तुमने कभी अपने परिवार का नाम नहीं लिया। स्पीयर का चेहरा थोड़ा स्टन्ड हो गया। रेडविन ने अपनी बात जारी रखी, तुम मेरी गलती हो, एक गलती जो हमारे पिता ने जवानी में की थी। तुम्हारे पास यह परिवार का हक नहीं है। स्पीयर को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, क्या रेडविन सच कह रहा था? पर जैसे ही उसने यह सोचा, स्थिति और भी कॉम्प्लेक्स होती गई। एक्स को लगा कि अब इंटरवेंशन करना होगा, लेकिन स्पीयर ने ठंडी नजरों से रेडविन को देखा और कहा, तो तुम मेरे भाई नहीं हो? फिर उसने थोड़ा और गरज कर कहा, इस केस में रेडविन को जो सजा मिलनी चाहिए वही मिलनी चाहिए। यह कहकर स्पीयर ने अपने कदम मोड़े और मुख्य दरवाजे की तरफ चल दी। उसने एक्स को इशारा दिया, रेडविन को नेवर विंटर भेज दो, उसका दिमाग खत्म हो गया है और शायद वहां कोल माइन में उसका असली जगह हो। रेडविन अब भी चीख रहा था, पर स्पीयर ने कोई ध्यान नहीं दिया। ड्रैगन फॉल रिज के ऊपर स्पीयर ने अपनी नजर उड़ती हुई रखकर सोचा, शायद इस जमीन को रोलैंड के हुकूमत में ज्यादा बेहतर तरीके से चलाया जा सके। नेवर विंटर में बारिश तेज हो गई थी। बूंदें खिड़कियों पर टपक रही थीं और हर टपकने की आवाज में एक खुश्क और ताजा महसूस हो रही थी। रोशन हो रही बिजली की चमक के साथ शहर का नजारा अब धुंधला और छुपा हुआ था। रोलैंड अपने ऑफिस की खिड़की के सामने खड़ा था, शहर को देखते हुए जो बारिश में धुंधला गया था। उसके कान में एक गाना घूम रहा था, वो ड्रामा प्रीमियर जो 3 दिन पहले हुआ था। उसका प्रभाव जबरदस्त था और जब एको की क्षमता के साथ मिला तब 5000 लोगों की ऑडियंस, जिसमें रोलैंड भी था, उन्हें अपने दिल से एक गहरा भय और आदोरेशन महसूस हुआ था। यह था रेजोनेंस जोन का ताकत। रोलैंड अपने विचार में डूबा हुआ था जब अचानक ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक हुई। 12 अंदर आया। जब से प्लेट सिटी ऑफ लव का प्रदर्शन हुआ था, कई नागरिक लोग सिटी हॉल आकर हाउसिंग रेंटल के लिए आवेदन कर रहे थे और अपना घर खरीदने की सोच रहे थे। शादियों का भी भयंकर वृद्धि हुआ था। रोलैंड ने 12 को उसके अच्छे काम के लिए शाबाशी दी और यह भी जोर दिया कि माइग्रेंट्स और रेफ्यूजीज की भर्ती को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। शहर की तरक्की के लिए एक काफी पॉपुलेशन होना जरूरी है, रोलैंड ने कहा। फिर स्क्रोल को बुलाया गया और रोलैंड ने उसे एक कप चाय दी। उसने अपनी इच्छा व्यक्त की कि वह शहर में आए नए रेफ्यूजीज के लिए एजुकेशन को एक्सपैंड करें। स्क्रॉल ने कुछ देर सोचने के बाद सीधा जवाब दिया, इस समय यह मुश्किल होगा क्योंकि हमें टीचर्स और क्लासरूम्स की कमी है, जो सबकी जरूरत को पूरा करना मुश्किल बना देता है। रोलैंड ने एक सुझाव दिया, टीचर्स पर प्रेशर कम करने के लिए और सेल्फ लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए हम एक पब्लिक क्लास हर हफ्ता चला सकते हैं, जिसमें रीडिंग और राइटिंग के बेसिक्स सिखाए जाएं। बाकी समय में स्टूडेंट्स पिक्चर बुक्स के साथ फोनेटिक एनोटेशंस का उपयोग करके अपने आप अभ्यास कर सकते हैं। न कोई एग्जाम होगा, न मैंडेटरी अटेंडेंस, सब कुछ उनकी अपनी इनिशिएटिव पर डिपेंड करेगा। स्क्रोल ने थोड़ा सोचा और फिर बोला, अगर ऐसे किया गया तो बिना किसी सुपरविजन के यह काफी इंप्रेसिव होगा अगर 1 में से 10 लोग भी अपने आप सीख पाएं।
रोलैंड मुस्कुराया। मैं बस सबको एक मौका देना चाहता हूँ, उसने कहा। हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जिंदगी में एक ऑर्डिनरी लो पेइंग जॉब से खुश नहीं होते और जो अपने गोल्स को जल्दी पूरा करना चाहते हैं। इन लोगों को गलत रास्ते पर जाने से रोकना जरूरी है। हमें उन्हें सेल्फ इंप्रूवमेंट के सही तरीके दिखाने हैं। अगर वे अपनी जिंदगी में स्टेबिलिटी और अच्छा घर चाहते हैं तो उन्हें सही रास्ते पर चलना होगा। फिर सोचा कि अगर लोग अपने आप को पढ़ाई लिखाई में माहिर बना लें तो यह उनके लिए एक बेहतर तरीका हो सकता है अपनी जिंदगी सुधारने का। अगर उन्हें अपने आप सीखने का जुनून हो तो इस तरीके से वे शहर की तरक्की में जल्द शामिल हो सकते हैं। विचेस के रेजिडेंस में वेंडी ने अपनी आंखें खोली और देखा कि रात भर जो भारी बारिश हुई थी वो अब रुक गई थी। वेंडी ने जोरदार से जाकर अपनी बॉडी स्ट्रेच की और फिर बेड से उठकर विंडो खोल दी। उसके बाद वह वापस बेड साइड पर गई और नाइटिंगेल के गाल को थोड़ा पिंच किया। नाइटिंगेल एक मफल्ड स्नॉट के साथ पिलो में अपना चेहरा छुपा गई। वेंडी मुस्कुराते हुए अपनी बहन को देखती रही और फिर ब्रेकफास्ट के लिए जाने लगी। विचेस यूनियन में कभी भी फिक्स टाइम नहीं होता था, तो हर कोई अपने अपने पेस पर ब्रेकफास्ट के लिए आता था। लाइटनिंग और मेजी हमेशा पहले आते थे, फिर एना, एगाथा और लूसिया जैसे लोग। वेंडी आमतौर पर इन सब के बीच में होती थी। नाइटिंगेल हमेशा सबसे आखिरी में उठती थी क्योंकि वह अपने हिज मैजेस्टी के स्लीप रूटीन से प्रभावित थी। रोलैंड काफी देर तक सोकर उठता था और जब तक कोई जरूरी काम नहीं होता वह सुबह का काम शुरू नहीं करता था। नाइटिंगेल ने भी यह आदत अपना ली थी, जबकि वह पहले विचेस एसोसिएशन में सबसे तेज और अलर्ट मेंबर थी, हमेशा छोटी से छोटी मुसीबत के लिए तैयार। वेंडी को यह अच्छी बात लगती थी। जिंदगी कभी कभी बदलती है और वेंडी को लगता था कि यह नाइटिंगेल के लिए अच्छा बदलाव है। ब्रेकफास्ट के बाद वेंडी ने विचेस के बिल्डिंग के पहले मंजिल पर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह अंदर गई, लिंग ने उसका स्वागत किया और कुछ छोटी लड़कियां भी थीं जो उसी उम्र की लगती थीं। वेंडी ने उन लड़कियों को गुड मॉर्निंग कहा, फिर अपनी डेस्क पर बैठ गई और विच डायरी के पहले वॉल्यूम की बिक्री के बारे में पूछा। लिंग ने खुशी से जवाब दिया, बहुत लोकप्रिय हो रहा है। एक और लड़की ने रिपोर्ट की कि पिछले हफ्ते में 66 कॉपीज बेची गई थीं और इस रेट पर जो पहले 8,000 कॉपीज प्रिंट की गई थीं वो आधे महीने में खत्म हो जाएंगी। वेंडी को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। वेंडी ने यह सुनकर थोड़ा हैरान होकर कहा, यह तो कमाल है। इस बात को समझना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि यह एक प्योरली एंटरटेनमेंट वाली किताब थी जो न तो पेट भरने का काम करती थी न ही पढ़ाई में कोई मदद करती थी, और फिर भी इसकी इतनी अच्छी बिक्री हो रही थी। ऊपर से इसकी दाम भी थोड़ी ज्यादा थी। यह सब देखकर वेंडी को काफी ताज्जुब हुआ, लेकिन वह खुश थी कि रोलैंड का जो आइडिया था वह इतना सफल हो रहा था। वेंडी को अपने अगले पिक्चर बुक के कंटेंट पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगली किताब में एको को मैं कैरेक्टर बनाएंगे। उसने 3 छोटी लड़कियों से पूछा, आपको कैसा लगेगा अगर टाइटल हो एको द सिल्वर मून प्रिंसेस फ्रॉम द फार साउथ, अ लैंड ऑफ रेजिंग सैंड्स एंड अंडरग्राउंड फ्लेम्स। तीनों लड़कियों की आंखों में चमक थी और उन्होंने एक साथ कहा, वाह, यह तो जबरदस्त है। वेंडी ने उन्हें बताया, जब किंग रोलैंड ने सदर्न टेरिटरी को रिक्लेम किया तब सबको यह देखने का मौका मिलेगा कि एको का होमलैंड कैसा है। यह वेंडी का काम था विचेस को प्रमोट करना, ताकि शहर के लोग विचेस को समझ सकें और उन्हें बराबरी की नजर से देख सकें। एको ने स्टार फ्लावर ट्रूप में काफी लोकप्रियता हासिल की थी और उसकी इमर्सिव म्यूजिक ने एक्टर्स से यूनानिमसली प्रेज भी मिली थी। वेंडी को यह भी सुना था कि एवलिन ने अपना एक बार खोला था जहां यूनिक फ्लेवर्ड मिक्स्ड स्पिरिट्स और कॉकटेल्स मिलती थीं। इसके अलावा वेंडी ने यह भी सुना था कि हमिंगबर्ड सिटी हॉल में डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ द कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट बन गई थी, और इस तरह वह स्क्रोल के बाद दूसरी विच थी जो सिटी हॉल में ऑफिशियल पोजीशन में थी। सभी विचेस शहर में अपनी मेहनत लगा रहे थे और नेवरविंटर को बनाने में मदद कर रहे थे, जबकि धीरे धीरे शहर के लोग विचेस को अपना हिस्सा समझने लगे, उन्हें बराबरी के हक से देखते हुए। वेंडी को लग रहा था कि वह दिन अब ज्यादा दूर नहीं है जब रोलैंड ने जो प्रॉमिस किया था वह पूरा होगा। डॉन सिटी में रात के आधी रात के वक्त एक महल के गार्डन में ऑटो और अंदोरो चुपके सी एक बड़े पत्थर के पीछे छुपकर खड़े थे। ऑटो को थोड़ा नर्वस महसूस हो रहा था क्योंकि वह जानता था कि यह किंग का बेडरूम है। अंदोरो ने आंखों के कोने से देखा और कहा, यह तुम्हारा आइडिया था, अब तुम क्यों डर रहे हो? अंडोरो ने याद किया कि कुछ दिन पहले ऑटो ने लॉर्ड क्विन से एंड्रिया की करंट सिचुएशन के बारे में सवाल किया था और दोनों को लगा था कि उनकी बातों पर लॉर्ड क्विन का नजर इतना तेज था कि अगर उन्हें पहचाना नहीं होता तो वह उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लेते। यह बात उनके लिए काफी हैरान करने वाली थी, खासकर जब उन्हें पता चला कि किंग की तबीयत खराब हो गई थी और क्राउन प्रिंस अपने समय का काफी देर तक एक एल्केमिस्ट के साथ मिल रहा था।
लॉर्ड क्विन ने उन्हें बताया था कि वह एल्केमिस्ट एक जवान औरत थी जो काला पर्दा पहने हुए थी। ऑटो को यह सुनकर तुरंत चर्च का ख्याल आया। अगर वह बॉर्डर टाउन नहीं गए होते तो उन्हें यह कनेक्शन समझने में थोड़ी और मुश्किल होती। लेकिन रोलैंड से मिलने के बाद और यह जानकर कि चर्च अपनी विचेस को प्योर वंस के नाम से सीक्रेट तरीके से कल्टीवेट कर रहा था, अंडोरो ने सीक्रेट पैसेज के लिए पुरानी रास्ते को खोला। याद है, ऑटो ने कहा, जब हम बस 10 साल के थे, अगर हिज मैजेस्टी को पता चल जाता तो वह बस हमें डांट कर छोड़ देते। पर अब हम बिना इज्जत के अंदर घुस रहे हैं, पता नहीं हिज मैजेस्टी क्या सोचेगा। अंडोरो ने अपने पाउच से एक ग्लास बॉटल निकाली जिसमें एम्बर लिक्विड था। उसने ध्यान से उस लिक्विड को रेलिंग पर डाला और धीरे धीरे वह आयरन बार्स डिसॉल्व होने लगे। दोनों ने सीक्रेट टनल के अंदर घुसा और कुछ ही देर में वे किंग के बेडरूम के फायरप्लेस के पीछे पहुंच गए। उन्होंने अपनी आंखें झुकाकर क्रैक्स के थ्रू अंदर देखा। फायरप्लेस के सामने एक बड़ी बेड थी जहां किंग लेटे हुए थे। क्राउन प्रिंस और पेन चक्कर लगा रहे थे। उनका चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। ये दोनों देर से आए, पेन ने गुस्से से कहा, और उसके बाद एक ब्लॉन्ड औरत ने धीरे से झुककर जवाब दिया, रास्ते में कुछ इश्यूज आए थे इसलिए देर हो गई। और फिर वह औरत जो काला पर्दा पहने हुई थी ठंडी आवाज में बोली, उसे बताने की कोई जरूरत नहीं है, बस उसके पिताजी को उठाना में मदद करो। और यह कोई और नहीं बल्कि इजाबेला थी जो ब्लैक वेल पहने हुई थी। इजाबेला ने अपनी चादर से कुछ निकाला, मुस्कुराते हुए ब्लैक वेल को कहा कि उन्हें प्रिंस से यह कहने की जरूरत नहीं है कि उन्हें अभी भी प्रिंस की मदद की जरूरत है। इजाबेला ने एक हरी बोतल निकाली और प्रिंस को देखते हुए कहा, ये लो। प्रिंस ने अपने हाथ बढ़ाए उसे लेने के लिए, लेकिन ब्लैक वेल ने उन्हें रोका। उसने प्रिंस को याद दिलाया कि उन्होंने जो अग्रीमेंट किया था उसके मुताबिक दवा को सिर्फ वह खुद देने वाली थी ताकि वह इफेक्टिव हो सके। और उनका जो एक्सचेंज था उसमें एक एनपान को पोप की रिक्वेस्ट पूरी करनी थी। यह सुनकर एओ और ओरो जो फायरप्लेस के पीछे छुपकर सब सुन रहे थे शॉक हो गए। जब उन्होंने पोप का नाम सुना तब उन्हें समझ आया कि ये दोनों चर्च से भेजे गए हैं। ब्लैक वेल बेड के पास बैठी और प्रिंस से पूछा, 1 महीने से ज्यादा हो गया, फिर भी वुल्फर्ड किंगडम की रास्ता बंद क्यों नहीं किया गया? अभी भी इतने सारे रेफ्यूजीज देश में क्यों आ रहे हैं? अनपान ने अपने हाथ मुंह में बंद कर जवाब दिया, अगर रेफ्यूजीज को आने से मना कर दिया गया तो रास्ते में बहुत लोग मर जाएंगे, क्योंकि आसपास कोई शहर नहीं है जहां उन्हें खाना मिल सके। वुमन ने बेचैनी से कहा, चर्च से इसका क्या लेना देना है? उनकी मौत से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो किंग के बारे में सोचना चाहिए। फिर उसने सवाल किया, क्या तुम सोच रहे हो अपने एग्रीमेंट को तोड़ने का? अनपन कुछ देर के लिए झिझक गया, फिर उसने काफी सोचने के बाद कहा, मैं 1 हफ्ते में सब रास्ता बंद कर दूंगा, लेकिन अगर रेफ्यूजीज पहाड़ों से क्रॉस करना चाहते हैं तो उस पर मैं कुछ नहीं कर सकता। इजाबेला ने सिर हिलाकर समझौता किया और फिर ब्लैक वेल ने वह बोतल उठाई, थोड़ा सा दवा पिया और किंग के पास जाकर दवा को उसके मुंह में डाल दिया। थोड़ी देर बाद उसने अपना चेहरा उठाकर अपने होंठों से चाट कर कहा, अब ठीक हो गया, किंग आधे घंटे में उठ जाएंगे। प्रिंस ने पूछा, यह दवा मुंह से मुंह तक देना जरूरी था? ब्लैकवेल ने हाँ में जवाब दिया, हाँ, और ये सिर्फ मैं ही दे सकती हूँ। जब तक अनपान अपना वादा पूरा करेगा किंग पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे और पहले से भी ज्यादा स्वस्थमंद। जैसे ही ब्लैकवेल और इजाबेला ने जाना शुरू किया, प्रिंस और अनपान ने अचानक पूछा, क्या तुम दोनों जादूगर हो? उन दोनों ने अपने कदम रोके। प्रिंस धीरे से कहा, यह जो दवा सिर्फ तुम दोनों को देनी थी, यह सिर्फ एक जादुई ताकत के जरिए ही समझी जा सकती है। फिर उसने और भी कहा, यह सोचना भी अजीब है कि चर्च में जादूगर हो सकते हैं, लेकिन उनका रवैया बिल्कुल वैसे ही है जैसे डीमंस का होता है। इसाबेला ने धीरे से हंसकर जवाब दिया, बस यही तुम्हें कहना था। प्रिंस और अनपान ने जोर से कहा, बाहर आओ। तब आलातो और ओरो, जो अब तक छुपकर सुन रहे थे, वो भी बाहर निकले, लेकिन उन्होंने देखा कि 1 दर्जन से अधिक पूरी तरह से सुसज्जित गार्ड्स जो स्टोन ऑफ गॉड के पनिशमेंट के साथ थे, वार्डरोब और बिस्तर के नीचे से निकलकर उन दोनों को घेर रहे थे। इसाबेला ने अपने आसपास देखा, उसके चेहरे पर एक बेहतरीन नफरत थी। ब्लैकवेल ने अपना सिर हिलाकर कहा, चर्च ने अनपन पर अब तक कोई गहरा प्रभाव नहीं डाला लगता है। प्रिंस का चेहरा रंगा हुआ था, जैसे उसने अपने गुस्से को काफी देर से दबा रखा हो। उसने गुस्सा भरकर कहा, जब तक गॉड्स पनिशमेंट आर्मी जो उन्होंने पहले दिखाई थी बहुत ताकतवर थी, अब वो यहाँ नहीं है। फिर उसने गार्ड्स को हुक्म दिया, इन दोनों औरतों को रोक लो। इसाबेला ने हल्की सी हंसी लेते हुए कहा, वो जो जादूगर हमने रास्ते में देखा था, क्या वो भी तुमने भेजा था? अनपन का गुस्सा अब साफ नजर आ रहा था, उसकी आवाज में दबा हुआ गुस्सा था। बस ये सब खेल है जो तुम दोनों जैसे चूहे खेलते हैं, उसने कहा। जब तक तुम दोनों गॉड्स पनिशमेंट सोल्जर्स के साथ नहीं हो, तुम दोनों कुछ नहीं हो। अगर तुम दोनों के पास स्टोन ऑफ गॉड नहीं होगा तो तुम बिल्कुल आम इंसान की तरह हो। फिर
उसने कहा, वो दवा दे दो। इजाबेला ने उन दोनों का चेहरा देखा और अपने दिल में सोचा, अब इस स्थिति का क्या करें। ब्लैकवेल और इजाबेला के चेहरे पर जो भी शांति थी, वो देखकर अनपन का गुस्सा पूरी तरह से प्रोवोक हो गया। उसने अपने गार्ड्स को, जो शील्ड्स और स्टोन ऑफ गॉड पनिशमेंट से इक्विप थे, उन दोनों विचेस की तरफ भेजा। लेकिन जैसे ही वो गार्ड्स उनके करीब पहुंचे, उन्होंने अपनी तलवारों को अपने ही गर्दन पर मार दिया। खून छिटक गया और एक के बाद एक गार्ड्स गिरते चले गए। प्रिंस अनपन का चेहरा देखकर लग रहा था जैसे उसने कुछ बहुत ही भयानक देखा हो। जो गुस्सा और ताकत उसने थोड़ी देर पहले महसूस की थी, वो अब पूरी तरह से खत्म हो गई थी। जैसे ही ये सब हुआ, अनपान का पूरा बदन कांप रहा था और उसके जहरीले गुस्से की जगह डर ने ले ली थी। फिर अचानक से उसकी पेंट के बीच में एक गीला दाग हो गया। जब उसने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया, पानी उसके पैरों तक गिरने लगा और वो अपने आप को रोक नहीं पाया। ब्लैक वेल धीरे धीरे प्रिंस के पास आई, हर कदम के साथ। ओटा और ओरो, जो छुपकर सब देख रहे थे, उन्हें बहुत कोशिश करने के बाद भी अपनी छिपने की जगह से बाहर आने का रास्ता नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो मैकेनिज्म सिर्फ अंदर से ही ऑपरेट हो सकता था। इजाबेला ने अपने हाथ से एक झटके से एक स्नैप दिया और कहा, ज्यादा मत बढ़ाओ। यह कहकर वो प्रिंस को एक सबक देने जैसी लग रही थी। जैसे ही उसने यह किया, प्रिंस का चेहरा बिल्कुल बदल गया। वो एकदम से ट्रांस से बाहर आया और जमीन पर बैठ गया, कांप रहा था और पीछे की तरफ झुक गया। उसने कंफ्यूज होकर सवाल किया, यह सब स्टोन ऑफ गॉड पनिशमेंट्स के साथ भी तुम दोनों विचेस कैसे अपनी ताकत का उपयोग कर सकती हो? इजाबेला ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, इसलिए क्योंकि हम दोनों प्योर वंस हैं। फिर उसने कहा, प्रिंस, तुम्हें अपने अग्रीमेंट को ईमानदारी से फॉलो करना चाहिए। तुम्हारा पिता जल्दी ही ठीक हो जाएगा और जब चर्च ग्रे कासल को अपने कब्जे में ले लेगा, तुम भी उनमें से एक बन सकते हो। अगर किंगडम ऑफ डॉन चर्च के कब्जे में आ भी जाए, तुम फिर भी शांति और सुख से जी सकते हो। तुम्हारे लोगों को युद्ध की तकलीफ नहीं सहनी पड़ेगी। फिर ऐसे बेवकूफी करने का क्या फायदा? जब इजाबेला और ब्लैकवेल ने कमरे से जाना शुरू किया, इजाबेला ने पहले पलटकर कहा, प्रिंस, अपने इस जगह को साफ सुथरा रखना। किंग जल्दी उठेंगे और उन्हें अपना बेडरूम ऐसे गंदा नहीं देखना चाहिए। इजाबेला की बात सुनते ही ऑटो का पूरा कांपना शुरू हो गया। प्योर वंस, जो स्टोन ऑफ गॉड के पनिशमेंट से भी नहीं डरते, और चर्च का प्लान, पहले ग्रे कासल को जीतना, फिर किंगडम ऑफ डॉन पर कब्जा करना, ये सब सोचकर उसके पसीने छूट गए। चर्च ने पहले ही 4 बड़े किंगडम्स को अपने दांतों में मांस की तरह देख लिया था। यही बात थी जो उनके महाराजा रोलैंड ने कहा था। आरो ने खुद से पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? ओरो ने सोचा कि यह उनके बस का काम नहीं है। उन्हें अपने पिता और लॉर्ड क्विन को जरूरी चीजें बतानी चाहिए। लेकिन ऑटो का मन था कि यह सब कुछ भी नहीं है। उन्हें हम जो भी बताएंगे, उनसे क्या फर्क पड़ेगा? ये लोग तो स्टोन ऑफ गॉड के पनिशमेंट से भी नहीं डरते। ऑटो ने अपनी आंखें बंद की और कहा, मुझे एक ऐसे इंसान का पता है जो इससे डील कर सकता है। हमें तुरंत ग्रेट कासल एम्बेसडर के पास जाना होगा और जो कुछ भी हमने सुना है, वो मैजेस्टी रोलैंड विंबलडन को नेवरविंटर के शहर में देना होगा। इसी समय नेवरविंटर के शहर में रोलैंड अपने डेस्क पर बैठा था और ड्यूक कैल्विन की तरफ से आई एक रिप्लाई लेटर पढ़ रहा था। मुस्कुराते हुए नाइटिंगेल उसके पीछे आई और पूछा, तुम किस बात पर हंस रहे हो? रोलैंड ने बताया कि ड्यूक कैल्विन का जवाब काफी मजेदार लगा। ड्यूक ने पूछा कि रोलैंड कब अपना कोरोनेशन सेरेमनी रखने वाला है, ताकि वह आकर उसे मुबारकबाद दे सके। लेटर के अंत में ड्यूक ने अपनी बेटी एडिथ के साथ शादी की अलायंस की बात की थी और उसकी खूबसूरती और हुनर की तारीफ करते हुए पूरी एक पेज लिख दिया। उसने यह भी कहा कि एडिथ घरेलू और विदेशी मामलों को अच्छे से संभाल सकती है और इसलिए वह रानी बनने के लिए सबसे बेहतरीन उम्मीदवार है। नाइटिंगेल ने लेटर पढ़ते हुए अपना चेहरा थोड़ा गमगीन कर लिया और फिर पीछे मुड़कर रोलैंड से कहा, तुम इसे मानोगे ना? रोलैंड ने बेशक जवाब दिया, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है, न ही कोई राजनीतिक शादी की जरूरत है अपने राज को संभालने के लिए। फिर वो हंसकर बोला, अगर एडिथ सच में इतनी आउटस्टैंडिंग है तो मैं डर जाऊंगा कि उसे अपने कासल में कैसे दाखिल करूं। यह सिर्फ एक मजाक था। रोलैंड को अपने सिंहासन को मजबूत करने के लिए किसी राजनीतिक शादी की जरूरत नहीं थी। नाइटिंगेल ने सुकून की सांस ली, क्योंकि उसे पता था कि रोलैंड सच कह रहा था। तभी एक उड़ता हुआ संदेश पंछी खिड़की से अंदर आया और रोलैंड के डेस्क पर बैठ गई। वह एक रहस्यमय पत्र था जो ओल्ड कैपिटल से आया था और उसमें सिटी ऑफ डॉन से कुछ जरूरी खबर थी। रोलैंड ने प्यार से उस पंछी को मछली की जर्की दी और गोपनीय पत्र खोला। लगता है एम्बेसडर यॉर्क काफी काबिल है, उसने कहा। लेकिन जैसे ही उसने पत्र का पहला वाक्य पढ़ा, उसके चेहरे का रंग बदल गया। पहले वाक्य को पढ़ते ही रोलैंड को एक बड़ा झटका लगा।
डॉन पैलेस में प्योर वंस ने घुसपैठ कर ली थी और उनकी ताकत स्टोन ऑफ गॉड के पनिशमेंट्स को अनदेखा कर सकती थी। क्राउन प्रिंस ने प्रतिरोध करने की कोशिश की थी, लेकिन प्योर वंस के नियंत्रण में जो गार्ड थे उन्होंने अपनी ही तलवारों से अपने आप को मार लिया। चर्च ने ग्रे कासल को पहले अटैक करने का प्लान बनाया था। यह सब देख रहे थे आरो और ओरो और 3 बड़े खानदान के लोग जो रोलैंड की मदद की उम्मीद कर रहे थे। कुछ देर बाद दोनों ने रहस्यमय पत्र को जलते हुए देखा और उनका मन भारी हो गया। एक विच जो स्टोन ऑफ गॉड के पनिशमेंट से इम्यून हो, यह सोचकर उनका गम बढ़ गया। जितना उन्हें पता था, ऐसे पावर्स सिर्फ एक्स्ट्रॉर्डनरी विचेस के पास होती थीं, या फिर उन डीमंस के पास जो मैजिक स्लेयर्स के नाम से जाने जाते हैं। रोलैंड ने गहरी सांस ली और अचानक समझ गया कि उसे अपने प्लान में काफी बड़ा बदलाव करना होगा अगर वह जल्दी से दक्षिणी क्षेत्र को वापस पाना चाहता था। उसने तुरंत कैसल के एक कमरे में एक रणनीतिक चर्चा बैठक बुलाई। एक ने सुझाव दिया कि फर्स्ट आर्मी के सैनिकों को जो ड्रैगनल रिज पर स्थित थे उन्हें नए भर्ती से बदल दिया जाए, क्योंकि उन्हें इन नोबल्स से डील करने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए थी। फर्स्ट आर्मी को अब एक साथ इकट्ठा करके चर्च के खिलाफ बचाव करना होगा। रोलैंड ने इस बात को नकार दिया और नक्शे पर नजर डाली। समझ गया कि अब उनके सामने 2 बड़े मुद्दे हैं। पहला, दुश्मन कब हमला करेगा, और दूसरा, अगर दुश्मन हमला करता है तो वह किस दिशा से करेगा। रोलैंड ने सीक्रेट लेटर का मुकद्दस खुलासा सबके सामने रखा और चाहा कि सब अपने सुझाव दें। सबसे पहले बार्फ ने अपना विचार रखा। उसने कहा, चाहे दुश्मन कहीं भी आए, उन्हें सबसे पहले किंगडम्स नॉर्दर्न टेरिटरीज से गुजरना पड़ेगा, और यह सब ड्यूक कैल्विन के जुरिस्डिक्शन में आता है। अभी मैं यह सजेस्ट करता हूं कि मिस एडिथ को यह मैसेज उनके पिता ड्यूक कैल्विन तक पहुंचाना चाहिए। एडिथ ने अपने आप को उठाया और कहा, यह जरूरी है कि हम हर संभव रास्ते को मॉनिटर करें, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह एक अच्छा तरीका है। हमें जल्दी काम करना होगा ताकि रोलैंड के लिए वक्त खरीद सकें। रोलैंड ने एडिथ की तरफ देखा और उसने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, हम लोगों को हरमेस भेजें। पेत्रोव ने अपने चेहरे पर चिंता और क्यूरियोसिटी दिखाई और कार्टर ने अपने डाउट्स व्यक्त किए। उसने कहा, होली सिटी में लोगों को भेजना यह काफी मुश्किल लगता है। वहां के लोग तो पूरी तरह से चर्च के फैनेटिक फॉलोअर्स हैं। एडिथ मुस्कुराई और समझाया, होली सिटी में घुसने की जरूरत नहीं है, बस आसपास के मर्चेंट्स से बात करना काफी होगा। वहां के लोगों से अच्छा कनेक्शन बना सकते हैं और हमें जो चाहिए वह जानकर ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग मानहवा की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी फीडबैक और सुझाव हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आप सबका बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।